सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब वहां से कोई हमसे बात करने के लिए तो है नहीं, तो फिर उनकी कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। देखते हैं कि गुजरा हुआ कल हमसे कैसे बात करता है। ये सवाल ना एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है, जिसके टुकड़े वक्त के साथ इधर उधर बिखर गए हैं। तो जो इतिहास के जासूस होते हैं, मतलब हमारे इतिहासकार, वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते कैसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसके लिए ना उनके पास दो मुख्य तरह के सुराग होते हैं। पहला, वो कहानियां जो लोगों ने तब सुनाई थी, जो उनके शब्दों में आज भी जिंदा हैं। और दूसरा, वो सब चीजें जो वो जमीन में पीछे छोड़ गए, जो भले ही खामोश है पर कहती बहुत कुछ है। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले सुराग की तरफ। ये वो सुराग है जो हमें शब्दों से मिलता है। हम उपमहाद्वीप के सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथों की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर वो उस दौर के बारे में हमें क्या-क्या बताते हैं। और ये है ऋग्वेद। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो एक टाइम कैप्सूल जैसा है। इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा भजन यानी सूक्त हैं, और ये भजन रचे गए थे अंदाजन 3500 साल पहले। सीधे उस दौर में ले जाते हैं हमें। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये है कि ऋग्वेद को सदियों तक लिखा ही नहीं गया था। हाँ, ये एक मौखिक परंपरा थी। ऋषि इन भजनों को बनाते थे और उनके छात्र वो बड़े ध्यान से इन्हें याद करते थे, एक एक शब्द, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहते थे। इस तरह की जो पांडुलिपियां हैं, उन पर तो ये बहुत बहुत बाद में लिखा गया। ये भजन सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं थे, बल्कि उस जमाने की जिंदगी में झांकने की खिड़कियां थे। जरा ये संवाद देखिए। यहाँ एक ऋषि नदियों से बात कर रहे हैं। इससे हमें रथों और गाड़ियों के बारे में पता चलता है, मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिलती है। तो जब हम इन सारे भजनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे समाज की तस्वीर जहां मवेशी और घोड़े दौलत की निशानी थे, जहां लड़ाइयां जमीन, पानी और पशुओं के लिए होती थीं, और जहां नेता पैदा नहीं होते थे बल्कि अपनी काबिलियत से चुने जाते थे। तो ये था किताबों से मिला हमारा पहला सुराग। चलिए अब वक्त है दूसरे सुराग का। शब्दों की दुनिया से निकलकर अब हम उन खामोश गवाहों के पास चलते हैं जो जमीन के नीचे दफन हैं। इन्हें कहते हैं महापाषाण, यानी बड़े पत्थर। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये प्राचीन कब्रों के ऊपर बने हुए स्मारक है। जरा सोचिए, लगभग 3000 साल पहले लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर खड़े क्यों किए होंगे, और ये पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर क्यों मिलते हैं? अक्सर ये कब्रें जमीन के नीचे होती थीं, जैसे कि ये सिस्ट, जिसमें अंदर जाने के लिए एक पोर्ट होल भी बना हुआ है। और इन कब्रों के अंदर से पुरातत्वविदों को ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस जमाने के तकनीक के बारे में बताती हैं। मिसाल के तौर पर ये लोहे का खंजर। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त के लोग लोहे का इस्तेमाल करना जानते थे। इन कब्रों से जो भी मिलता है ना, हर चीज एक कहानी बताती है। खास तरह के मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार, और तो और सोने के गहने भी। ये सारी चीजें हमें इशारा करती हैं कि वो लोग किन चीजों को अहमियत देते थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। तो अब हमारे पास दोनों सुराग हैं, किताबें भी और कब्रें भी। तो ये दोनों मिलकर हमें क्या बताते हैं? चलिए देखते हैं कि ये कब्रें वहाँ के सामाजिक ढांचे के बारे में क्या राज खोलती हैं। हर कब्र एक जैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, और यही फर्क हमें उनके सामाजिक दर्जे के बारे में बताता है। जैसे ब्रह्मगिरी में एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और 4 तांबे की चूड़ियां दफनाई गई थी, जबकि दूसरी कब्रों में बस कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। तो ये साफ इशारा है ना कि कुछ लोग मुखिया थे और बाकी उनके अनुयायी। इनाम गांव में तो एक कब्र और भी खास है। यहाँ एक व्यक्ति को उस बस्ती के सबसे बड़े 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक बहुत बड़े मिट्टी के जार में दफनाया गया था। अब जिस जगह और जिस तरह से उसे दफनाया गया, दोनों बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि वो शख्स जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण मुखिया रहा होगा। तो चलिए अब इन दोनों सुरागों को, किताबों और कब्रों से मिली जानकारी को एक साथ रखते हैं और उस पुरानी दुनिया की एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ये समय रेखा देखिए, ये हमें इतिहास की इस पहेली को सही क्रम में जमाने में मदद करती है। गौर कीजिए, ऋग्वेद की रचना
और इनाम गांव जैसी बस्तियों का बसना ये लगभग एक ही समय पर हो रहा था। और फिर कुछ सदियों के बाद ये महापाषाण बनाने का अनोखा रिवाज शुरू हुआ। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? ऋग्वेद के शब्द हमें ऐसे राजाओं के बारे में बताते हैं जिनके पास ना महल थे, न बड़ी सेनाएं, वो बस मवेशियों और जमीन के लिए लड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ ये बड़े बड़े पत्थर हमें ऐसे अमीर मुखियों के सबूत देते हैं जिन्हें उनकी दौलत मतलब लोहे के हथियार और सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। दोनों सुराग मिलकर एक काफी जटिल समाज की कहानी सुनाते हैं। आखिर में एक बात साफ है, किताबें और कब्रें ये हमें उस खोई हुई दुनिया की एक झलक तो जरूर देती हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताती। उल्टा ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जमीन के नीचे और पुराने ग्रंथों के पन्नों में अभी और न जाने कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।